हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लाइट चैप्टर क्लास 10 का पार्ट 3 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर डीप में नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ मेरे MCQs ही कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको 100% अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स एंड कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही पूछे जाते हैं। और मैंने NCERT एंड एक NCERT का जो एडवांस बुक होता है उसको लेकर मैं एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकाली हूँ। तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ बचा नहीं रहेगा। आप मेरे अगर सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप एक एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो व्हाट्सएप लिंक है आप उसमें ज्वाइन करके मुझसे PDF ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि PDF जो है वो पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। जो भी मुझसे 10 to 12 का ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं टाइमिंग वगैरह, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट पर्पस डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास सर्व? कौन सा पर्पस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास सर्व करता है? तो जैसे ही मैग्नीफाई वर्ड आया तो आपको वहीं पे समझना है कि कोई भी चीज़ होगा वो उससे एनलार्ज करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे आप लार्ज जो दिया हुआ है LARGE लार्ज, इस वर्ड से ही आप समझ जाएं कि इसका ये ऑप्शन होगा, क्योंकि मैग्नीफाई जो कहीं ना कहीं लार्ज और एनलार्ज, जूम, इन सब वर्ड से मैच रहता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेड लार्ज प्रिंट्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एसेंशियली कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसको क्यों लगाया जाता है कहीं पर भी, ताकि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट इस ग्लास से दिखे वो मैग्नीफाई होकर दिखे, एनलार्ज होकर दिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डेंटिस्ट लोग हैं तो वो अपने जो हमारे दांत को देखते हैं तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखते हैं। इससे उनको क्या दिखता है कि वो चीज़ एनलार्ज होकर दिखता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सही है? तो हमें तो पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज है हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का B। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कांट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज, इसलिए हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि एक वर्चुअल इमेज होता है। कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्जिंग रेज जो है वो एक्सटेंड किया जाता है बैकवर्ड की तरफ, गिविंग द इल्यूजन दैट दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस, ठीक है। एज अ रिजल्ट द वर्चुअल इमेज डज नॉट एक्चुअली फॉर्म। एक्चुअली जो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होता है तो वो एक्चुअल में फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एक जस्ट परसेप्शन होता है। ये एक प्रोजेक्शन हम करते हैं, फोकस्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, कि वो ऐसे फॉर्म हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस जो है हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्रिएट वर्चुअल इमेजेस अलॉन्ग विथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट का मैंने आपको बता दिया था कि फर्म जो रहता है ना, अपराइट पोजीशन में फर्मली। मैं इसका एक ये पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाई हूँ इसके पीछे वाले वीडियो में, जो मैंने टाइप्स ऑफ मिरर समझा उसमें ये वर्ड को मैंने अच्छे से समझा, वो देख सकते हैं, ठीक है। और एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। मैग्नीफाइड होगा यानी एनलार्ज, या डिमिनिस्ड होगा यानी पॉइंटेड। तो रियल इमेजेस जो है वो फॉर्म करता है जेन्युइनली जब लाइट कन्वर्ज होता है, ठीक है, और वो स्क्रीन पे कैप्चर हो जाता है, ठीक है। और वो वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होता है उसके जस्ट अपोजिट वो होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकस इज डैश द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहाँ फॉर्म होता है? तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के मामले में फोकस जो है वो मिरर के पीछे बनता है, क्योंकि लाइट की डाइवर्जिंग रेज जो है जब पीछे को एक्सटेंड की जाती है तो मिरर के पीछे एक बिंदु पर एकत्रित होता, ये प्रतीत होता है, यानी परसेप्शन होता है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं होता है, परसेप्ट होता है। तो ये एक एपरेंट कन्वर्जेंस है, ठीक है, एक वर्चुअल फोकस को जन्म देता है। कॉन्केव मिरर के विपरीत जिसका एक्चुअल फोकस जो है मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ में होता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में जो एक्चुअल फोकस कहाँ होता है? तो मिरर के इन फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर द फोकस इज इन डैश ऑफ द मिरर। इसमें देखिए कि फोकस जो है कॉन्केव मिरर के केस में वो मिरर के कहाँ पर बनेगा? तो इन फ्रंट ऑफ बनेगा, अभी हमने पढ़ा। ये क्लैरिफिकेशन है जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है। सेम वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि कॉन्केव मिरर के मामले में फोकस जो है वो मिरर के इन फ्रंट ऑफ बनता है, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअल में मिरर के जो प्लेटफॉर्म होता है उसके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ एक बिंदु पर एकत्रित होता है, ठीक है। कि मिरर के सामने केंद्र बिंदु पर जो है लाइट रेज जो है ये एक रियल कन्वर्जेंस है, ठीक है। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के रूप में अलग करता है, जिससे वे रियल और फोकस्ड इमेज फॉर्म करता है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टेंस डिनोटेड बाय पी एफ। जो पी और एफ है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसको सिग्निफिकेंस करता है, तो ये फोकल लेंथ को बताता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर सीम टू डाइवर्ज। डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब लिस्ट 1 में देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अच्छा, ये जो इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया गया और मैग्नीफिकेशन बताया गया है, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ मिरर। अब ये क्वेश्चन के करने से पहले मैं आपको इमेज का जो फॉर्मेशन है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में वो बता देती हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले बेसिक हम समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और इनर सरफेस क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये जो अब क्या है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है तो उसको हमने प्लेन दिखाया है, और जो इनर सरफेस है ये इसका हार्ड होता है तो हार्ड के लिए हमने ये लाइनिंग जो है कर्व के अंदर उस तरह से हमने दिखाया। तो ये हम कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन आप देखिए कॉन्केव मिरर की तरफ। कॉन्केव मिरर में देखिए पीछे साइड है हार्ड सरफेस और इनर साइड जो है वो स्मूथ सरफेस यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिस तरह से कॉन्केव मिरर का पोल, फोकस एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सेंटर होता है, सेम उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का भी कॉन्केव मिरर की तरह से होता है। ये देखिए कहाँ पर पोल है, फोकस, अगर हम सेम उस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ फोकस और सेंटर है और इधर जो है हार्ड सरफेस की तरफ फोकस और सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हमारा इस तरफ है अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हमारा इस तरफ है। तो ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब लाइट रे ट्रेवल करता है तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज होता है। वो कन्वर्ज नहीं होता, डाइवर्ज हो जाता है। अभी इस वजह से हम इस कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हमें इमेज फॉर्म करना है मिरर पे तो हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के रूप में हम एक पर्सन ले लेते हैं, एक बॉय को ले लेते हैं इमेज को, कि हमें इमेज फॉर्म करना है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका सिर्फ 2 पोजीशन होता है, इसलिए उसमें जो इमेज फॉर्मेशन उसका भी सिर्फ 2 केस होगा। ठीक है, हमारा सिर्फ दो केस बनता है ना। तो उसमें केस 1 में क्या होता है कि एक तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसे बनेगा। दूसरा केस 2 बनता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर फोकस या सेंटर की तरफ आ जाता है तो ये हमारा रॉन्ग केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट इस तरफ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मिरर का हार्ड सरफेस यानी बिहाइंड द मिरर तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग केस होगा और ऐसे केस में कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं डीप में कि केस 1 में जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो हमारा सबसे पहले तो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अब रूल में देखिए क्या है हमारा कि जब रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करता है तो वो फोकस से पास होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जब ट्रेवल करेगा एक तो वो पैरेलल होगा, और जब वो ऐसा ट्रेवल करता है तो वो किसके थ्रू पास होगा, फोकस के थ्रू पास होगा। ठीक है, कनकेव में भी देख लीजिए फोकस के थ्रू पास होगा। ठीक है, ये देखिए किस तरह से ये फोकस के थ्रू पास हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ये जो है पहले तो ये पैरेलल ट्रेवल करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के और ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये अब डाइवर्ज होने की वजह से क्या होगा कि ये फोकस के थ्रू कैसे पास करेगा, हमें तो शो करना ही है कि ये फोकस के थ्रू पास कर। तो हम क्या करेंगे कि हम वो जो रे है उसको और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जो डाइवर्जिंग रेज है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, फोकस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म, क्योंकि देखिए जब हम लाइन जो है डाइवर्जिंग रेज जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा फोकस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा इमेज फॉर्म होगा फोकस पे। उसका साइज़ क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी पॉइंटेड हो गया। देखिए पॉइंट के रूप में वो साइज़ हो जा रहा है। ठीक है, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर यानी कि जो हार्ड सरफेस उस तरफ है, मिरर के पीछे है, इसलिए ये एक्चुअल तो है नहीं, इसलिए वर्चुअल होगा। अब केस 2 में देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो क्या होता है। ऐसे केस में ये देखिए हमने अभी शो कर दिया, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया है।
हमें किसी भी तरह से दो रे तो निकालना है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे तो चाहिए। एक तो और दोनों का ओरिजिन सेम जगह से होना चाहिए, ठीक है। हमें दो रे चाहिए और दोनों का ओरिजिन सेम जगह से होना चाहिए। तो सेम जगह क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट के सिर से निकल रहा है एक रे, तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट के सिर से निकलेगा। तो अब देखिए जो एक रे है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं, है ना, तो वो सेंटर की तरफ चला जा रहा है, और एक रे तो जो है वो जाकर डाइवर्ज हो जा रहा है। तो हमें एक रूल याद रखना है क्या, कि जब रे जो है वो सेंटर से पास होता है, सेंटर से, तो वो सेम पाथ पे रिटर्न होता है, ठीक है। ये देखिए कैसे कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर से पास हो रहा है, तो ये देखिए सेम पाथ पे रेड रेड रे से हम डिनोट करें, सेम पाथ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और जब रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो फोकस से पास होता है। ये दो चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो गया वो फोकस से पास कर रहा है, और जो रे सेंटर से गया वो वापस से सेंटर में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो रहा है ना। तो एक तो फोकस से पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हुआ, और एक सेंटर से पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर अलोंग द सेंटर ही वो डाइवर्ज हो रहा है सेम लाइन पे, ठीक है। तो आप देखिए ब्लू लाइन को हमने ब्लू लाइन से ही शो किया है, उसका रिटर्निंग पाथ भी सेम है और डाइवर्जिंग पाथ भी सेम है। लेकिन जो रेड लाइन है उसका डाइवर्जिंग देखिए, लेकिन उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें डाइवर्जिंग को, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो डाइवर्जिंग रे को हमने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, रेड डैश डैश से आपको दिख रहा है, तो वो कहाँ, फोकस से पास हो रहा है। अब ये जो दोनों डाइवर्जिंग रे है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पे जो इमेज बनता है, तो वो जैसे ये लड़का का जो सिर है वो उस पॉइंट पे सिर ही बनेगा, ठीक है, पैर नहीं बनेगा, है ना। तो लड़का का जो सिर है वो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो सिर ही दिखाएगा। तो ये इस तरह से। लेकिन आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो इमेज का जो साइज़ है वो दोनों में कितना डिफरेंस है। इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है, जबकि ओरिजिनल साइज़ जो है इस लड़के का वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशन क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो उसका लोकेशन क्या होगा इमेज का, तो बिटवीन पोल एंड फोकस होगा लोकेशन। नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल होगा, रियल नहीं हो सकता है, वर्चुअल होगा, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और साइज़ क्या होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है रूल नंबर 1 कि हमें दो रे की ज़रूरत है और दोनों का ओरिजिन सेम पॉइंट होना चाहिए अगर हमें किसी इमेज को फॉर्म करना है तो, ठीक है। और ये भी रूल मैंने आपको बता दिया है कि रे जो है वो सेंटर से अगर पास हो रहा है तो वो सेंटर पे ही रिटर्न होगा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगा। देखिए कैसे फोकस से पास हो रहा है। तो आपको ये 3 रूल याद रखना है, ठीक है। को रूल नंबर 4 ये भी याद रखना है कि जब रे फोकस से पास होता है तो वो ट्रैवल करता है कैसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो ट्रैवल करेगा। ये देखिए अब ये एक रे जो है वो फोकस से पास हो रहा है, तो ये अब ये कॉन्केव मिरर है ना, तो ये कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा। ये देखिए ये कैसे कन्वर्ज होकर, रेड लाइन से हम दिखा रहे हैं कैसे कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रहा है। तो ये कुछ रूल है 1 2 3 4 जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्केव मिरर में केस 1 में देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रहता है तब क्या होता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो हमें तो पता है कि हम 2 रे लेंगे, है ना, दो रे तो हमको लेना ही है, अगर तभी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा और इमेज का फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो ये 2 रे हमने लिया तो ये कन्वर्ज होकर इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पे, ठीक है। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। और साइज़ इसका क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी पॉइंटेड होगा। और नेचर इसका क्या होगा, तो रियल होगा। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ इमेज बन रहा है। हमको पता है क्या कि जब रेज इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। तो ये देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी मिरर में जो है एक आउटसाइड होता है मिरर का जिसमें इमेज जो है वो रियल बनता है, और एक इनसाइड होता है मिरर का जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। अब केस नंबर 2 है हमारा कि अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर होगा यानी सेंटर के पीछे होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो यहाँ से देखिए फिर से 2 रे हमने निकाला, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेंगे, है ना, और एक हम लेंगे सेंटर से पास करके, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो फोकस से पास करेगा, और सेंटर से जो हम लिए हैं तो सेंटर में वापस लौटेगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, फोकस से पार हो रहा है और सेंटर जो है वो सेंटर पे वापस लौट रहा है। ये देखिए, ठीक है, दोनों ही रेड कलर से। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए कहाँ पर है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अब हमारा इमेज बनेगा।
अब इमेज जो है वो हमारा उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही अगर ये लड़का सीधा खड़ा है और इसका सिर से हमारा रे निकल रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही उसका सिर रहेगा। अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सिर बना दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसका पैर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, यानी कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इमेज जो है वो जस्ट उल्टा बन रहा है, अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से वो उल्टा बन रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सा इमेज उल्टा बन रहा है? तो इन्वर्टेड इमेज हुआ। ठीक है, नेचर इसका क्या होगा? रियल होगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर के इन फ्रंट में बन रहा है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है। अच्छा, इसका साइज़ क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब केस नंबर 3 देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे खड़ा होता है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे खड़ा होता है तो दो रे हमने निकाला है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक फोकस से पास हो रहा है रे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल गया वो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे गया वो कन्वर्ज होकर फोकस से पास करेगा, और जो लाइट रे फोकस के थ्रू पास हुआ है वो कन्वर्ज होकर किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे उसका सिर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से इमेज फॉर्म हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए नेचर क्या होगा? रियल होगा, क्योंकि मिरर के इन फ्रंट ऑफ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है। ठीक है, इसका लेकिन ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, साइज़ जो है वो उसी साइज़ का होगा जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ है। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब केस नंबर 4 देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में है। केस नंबर 4 है हमारा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इसमें क्या फिर से हम दो रे निकालेंगे। एक तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, दूसरा हमारा सेंटर से पास हो रहा है, तो वो वापस से उसमें लौटेगा, है ना। वापस से सेंटर से लौट गया, ये देखिए रेड कलर से, और फोकस, और एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो फोकस से पास करेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए कहाँ बनेगा? ये दोनों रेड कलर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? तो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इमेज बनेगा। इमेज देखिए उल्टा दिख रहा है और साइज़ इसका बड़ा दिख रहा है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर की वजह से। इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइज़ क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए इसको हम मैग्नीफाइड। कोई भी चीज़ अगर हमें अपने साइज़ से बड़ा दिखता है किसी मिरर से तो वो मैग्नीफाइड कहलाता है। ठीक है, तो अब केस नंबर 5 देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है, फोकस पे खड़ा है और रे निकल रहा है, तो वो रे कहाँ पास करेगा? एक तो सेंटर से पास कर रहा है तो कन्वर्ज होकर सेंटर पे ही जाएगा, और एक फोकस से निकल रहा है तो वो कहाँ पास करेगा? वो फोकस से ही पास करेगा। जो रे है वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, कन्वर्जिंग रे है ना। मिरर की तरफ जाने के बाद वो वापस से कन्वर्ज होकर फोकस से पास करेगा, और सेंटर वाला वापस से कन्वर्ज होकर सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दोनों जो आफ्टर कन्वर्जिंग है, दोनों कन्वर्जिंग रेज क्या है? वो पैरेलल जा रहा है। ठीक है, उसका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अब ये पैरेलल है ना। तो पैरेलल है तो ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो इमेज कहाँ हमारा बनेगा? इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं। नेचर क्या होगा? इन फ्रंट है मिरर के, तो नेचर इसका रियल होगा। साइज़ क्या होगा? तो मैग्नीफाइड होगा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, नंबर 6 में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होता है तो फिर से हम दो रे निकालेंगे, है ना। दो रे निकालेंगे तो फिर से हमारा सेंटर पे ही कन्वर्ज हो जाएगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस पे कन्वर्ज होगा, कुछ इस तरह से। ये रेड कलर से देखिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी आपस में ये पैरेलल भी नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। आगे की तरफ से हम देखें तो इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है तो पीछे की ओर ये इंटरसेक्ट ज़रूर कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बिहाइंड द मिरर, ये इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें, है ना। तो वहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। तो अब देखिए जो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? इरेक्ट, अपराइट ही वो बनेगा, सेम। ठीक है, वो जिस तरह से इधर ऑब्जेक्ट था उसी तरह से उधर हमें मिरर के बिहाइंड वो दिखेगा। साइज़ मैग्नीफाइड हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल से वो बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से हमने 6 केस को देखा। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस हमने देखा। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इमेज जो है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, या मैग्नीफाइड होता है, या डिमिनिस्ड होता है, या रियल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा सबसे पहले ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो हम सीधे इसके क्लैरिफिकेशन में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा?
तो ये देखिए हम क्लैरिफिकेशन में आते हैं। केस 1 में हमारा क्या है, नंबर 1 में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा, ठीक है। और m का वैल्यू क्या होगा, तो f माइनस u होता है ना। तो यहाँ पे u का वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ बता चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो इमेज का, वो क्या होता है, m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू, जहाँ पे कि f फोकल लेंथ होगा और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस होगा। कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्केव के केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, तो हमारे यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होगा, m बाई f माइनस यू, यानी m बाई f माइनस -f। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, नो इमेज, तो कोई भी इमेज जनरेट नहीं होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड यानी बिहाइंड द रिफ्लेक्टिव सर्फेस, लीडिंग टू द एब्सेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन बाई द मिरर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5। तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 का b होगा, ठीक है, 0.5। हमारा सेकंड केस क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2f, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन तो हम जानते हैं क्या होगा, f बाई f माइनस यू, ठीक है। अब चूंकि कनकेव मिरर है तो f क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा, है ना। और नीचे भी -f होगा और माइनस u की जगह क्या हो जाएगा, तो -2f हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन में आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है कनकेव मिरर के, तो लाइट रेज जो है कन्वर्ज होकर रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसलिए जो इमेज जो मिलता है हमें वो मैग्नीफाइड नहीं होता है। देखिए नंबर 2 में क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन -1 हो जाएगा, नंबर 2 का d हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 में देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का वैल्यू -f हो जाएगा, है ना। और m चूंकि कनकेव है तो -f होगा, और नीचे भी f माइनस यू होता है तो f की जगह -f होगा और -u की जगह -f होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन से हम समझ सकते हैं इसको। एंड देन ये जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -f/0, और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड कीजिए तो इन्फिनिटी होता है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर, इसका जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होगा वो -इन्फिनिटी होगा। अब नेक्स्ट केस था हमारा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर रहे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, u का वैल्यू -2f हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि कॉन्वेक्स मिरर तो f जो है वो f ही रहेगा, और नीचे भी f बाई f माइनस यू होता है तो f दोनों ही केस में f ही रहेगा, और -u की जगह पे -2f हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स रिजल्ट्स इन नो इमेज फॉर्मेशन। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सिचुएटेड ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिव साइड इज एन इमेजिनरी पॉइंट प्रिवेंटिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस एज देयर फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इमेजिनरी एंड अनरीचेबल, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया है, देख लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा, अ कॉन्वेक्स मिरर विथ अ फोकल लेंथ f व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट इज पोजीशन्ड एट अ डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल जनरेट्स एन इमेज एट, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लैरिफिकेशन में देखिए। फोकल लेंथ जो रिप्रेजेंट करता है क्या, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू इट्स फोकल पॉइंट। अब अ कॉन्वेक्स मिरर जो है, कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ f है, व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट इज पोजीशन्ड एट अ डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल जनरेट्स एन इमेज एट अ लोकेशन बियॉन्ड इट्स फोकस। तो इसमें क्या होता है कि ये वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो f है, और u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं 1/f मिरर फार्मूला में, तो हमें क्या मिलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, -1/f प्लस 1/v। तो v का वैल्यू हमारे यहाँ f/2 आएगा। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम इन सेकंड्स डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रैवर्स अ ग्लास विथ अ थिकनेस ऑफ 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, थिकनेस जो है ग्लास का यानी कि d जो है वो हमारा 4 mm है, जो कि 4 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 × 10⁻³ मीटर होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो म्यू से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमको पता है कि जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू c/v। तो अब क्या है कि तो जब इन सब को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब देख लेना, इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 × 10⁻11 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम v को कैलकुलेट करेंगे, v मिलने के बाद हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
Question number 9. To create an upright image of 3 cm height from an object 1 cm tall placed 4 cm in front of a mirror, one requires a, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको कॉन्केव मिरर चाहिए विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजरिंग 12 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमको पता है कि कॉन्केव मिरर जो है वो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इसका क्या होगा, हमको पता है कि हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चूंकि कॉन्केव है तो यहाँ पे -v/u हो जाएगा, ठीक, v/u होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें v का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे। अब मिरर फार्मूला लगाने के बाद हमें जो f मिलेगा वो -6 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का वो क्या होगा तो 2f होगा, जिसका वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर मिलेगा। इसीलिए एक कॉन्केव मिरर है क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए ये एक कॉन्केव मिरर है क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेट्स इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी 6:4 एंड दे टेक इक्वल टाइम टू पास थ्रू, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.5। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब हम टाइम लेते हैं टू ट्रेवर्स अ डिस्टेंस x थ्रू अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, तो उसमें हमारा t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू म्यू x बाई सी, दैट इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, ठीक है। मीडिया दर्शा रहा है ये b और a जो है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा म्यू बी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या आ जाएगा तो 1.5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ कॉन्केव मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस एन इमेज विथ ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज वर्चुअल, देन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, फोकल लेंथ -15 होगा, मैग्नीफिकेशन +-2 यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो अब m इज इक्वल टू -v/u ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। पहले हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला से v का वैल्यू निकालेंगे, उसको हम मिरर फार्मूला में पुट ऑन करेंगे और इस तरह से हम u का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा u का वैल्यू क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेजर ऑफ मैग्नीफिकेशन इन अ लीनियर कॉन्टेक्स्ट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, कौन से यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये यूनिट लेस है। क्यों, क्लैरिफिकेशन में देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन द साइज ऑफ एन इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेकिंग इट अ डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, जब लाइट ट्रांजिशन करता है लेस यानी लेस डेंस यानी कि रेयर ऑप्टिकल मीडियम से डेंसर में, तो क्या होता है, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब लाइट इस तरह से ट्रांजिशन करता है तो वो बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, यानी एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस फेनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और ये एंगल ऑफ, इस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाता है। किस तरह से बेंड हो रहा है, ठीक है, ये किस तरह से बेंड हो रहा है, तो इसमें देखिए किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा हो जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं, जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे। नंबर 14 है, डिटरमाइन द स्फेरिकल मिरर टाइप एंड कैलकुलेट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन अ फोकल लेंथ ऑफ -0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है -1 सेंटीमीटर और मिरर क्या है कॉन्केव। क्लैरिफिकेशन में देखिए, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ -0.5 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्केव मिरर है सिंस निगेटिव फोकल लेंथ जो है वो इंडिकेट करता है कन्वर्जिंग मिरर को, ठीक है। तो अब निगेटिव फोकल लेंथ तो कन्वर्जिंग मिरर को ही इंडिकेट करेगा, यानी कि कॉन्केव मिरर को इंडिकेट करेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 2f से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और f जो है फोकल लेंथ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। तो 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा -0.5 सेंटीमीटर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -1.0। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड फार्दर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस एंड डिक्रीज इन साइज। क्लैरिफिकेशन में देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज साइज डिक्रीजेज एंड द इमेज अपीयर्स टू मूव क्लोजर टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, फॉलोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट रन्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। क्लैरिफिकेशन में देखिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो करता है डिटरमाइंड बाय द रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन उसको बताता है वो डायरेक्शन फॉलो करता है।
विद इन द स्लैब इन जनरल इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होता है रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। इमर्जेंट रे जो है वो टिपिकली डेविएट हो जाता है इंसिडेंट रे से ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज इट एग्जिट द ग्लास, क्योंकि वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा और उसका डेविएशन भी हो जाएगा, ठीक है। ओनली केस वेयर द इमर्जेंट रे कुड बी पैरेलल टू द, ये एक ही केस है जिसमें कि इमर्जेंट रे जो है, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट रे से व्हेन, जब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो उसके किसी भी एक फेस की तरफ इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, उस केस में इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट रे के उसी केस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर रिमेन डैश एंड डैश रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो है कंसिस्टेंटली इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लोकेशन, ठीक है। नंबर 18 में देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर एनकाउंटर्स यानी फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लास्टिक स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 एंड द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द नॉर्मल, डिटरमाइन द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे इन रिलेशन टू द नॉर्मल। और यहाँ पर साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/5 है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब लाइट जो है वो ट्रांजिशन करता है एक मीडियम से अनदर, ठीक है, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज करता है बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम जो है उसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा देन द फर्स्ट, तो लाइट जो है वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे हो जाएगा, वो बेंड होकर नॉर्मल से अवे हो जाएगा। कन्वर्सली अगर सेकंड मीडियम उसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का लो होगा तो वो नॉर्मल से अवे होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का हाई होगा तो वो नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है, वो लाइट बेंड हो जाएगा। अब जो एयर है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इस सिनेरियो में जो लाइट रे जो है वो एयर से रेक्टेंगुलर स्लैब की तरफ विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 विच एक्सीड्स दैट ऑफ द एयर। कंसिक्वेंटली क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विल बी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इससे क्या हो जाएगा कि जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्नेल लॉ को अप्लाई करेंगे, जो कि हमको ये बताता है कि जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। अब अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखिए ये मिलता है n1 sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 sin थीटा एफ। अब आई क्या है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एफ क्या है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और जब हम इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो हमें थीटा एफ, ठीक है, थीटा एफ का जो वैल्यू मिलता है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिलता है वो 30 डिग्री मिलता है, और इस वजह से हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इसी वजह से एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे इन रिलेशन टू द नॉर्मल इज 30 डिग्री। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मेजर्ड रिलेटिव टू द नॉर्मल नॉट द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल की तरफ से फाइंड आउट करें, ना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो रेक्टेंगुलर स्लैब का उसकी तरह से फाइंड आउट करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसको हम डिफाइन करते हैं एंगल मेड बाय द रे विद द नॉर्मल, ठीक है, विद द नॉर्मल उसको हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ना कि विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द स्लैब हम उसको डिफाइन करते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ एन ऑब्जेक्ट मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज पोजीशनड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस रिजल्टिंग इन एन इमेज दैट इज 3 सेंटीमीटर टॉल, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो इसमें क्या होता है कि हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पे इमेज का जो हाइट है वो क्या है, इमेज का जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट का इमेज का जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, तो डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 0.75। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। अ रे हिटिंग प्लेन मिरर ए बी एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 50 डिग्री रिफ्लेक्ट्स बैक एंड देन स्ट्राइक्स अनदर मिरर बी सी विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट मिरर, व्हाट एंगल विल द रे मेक अपॉन रिफ्लेक्शन ऑन द सेकंड मिरर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि जब रे जो है प्लेन मिरर को स्ट्राइक करता है, मिरर ए बी हम कह रहे हैं जिसको स्ट्राइक किया, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना वो 50 डिग्री है और रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है। फिर वो दूसरे मिरर को हिट किया, है ना, जो कि फर्स्ट मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा सेकंड मिरर पे वो भी 50 डिग्री का ही होगा, क्योंकि हमको तो पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ टू
ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, हमको फोकल लेंथ निकालना है विथ इंडिविजुअल पावर्स ऑफ +3.5D एंड -2.5D। ठीक है, इंडिविजुअल पावर इसका दिया हुआ है, दो थिन लेंस है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन में देखिए लेंस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टोटल पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू इंडिविजुअल पावर को हम प्लस करेंगे तो टोटल पावर निकलेगा। तो कैपिटल P इज इक्वल टू P1 + P2, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा 1D। ठीक है, 1 डायोप्टर। तो नाउ अब ये जो फोकल लेंथ है उसको हम मीटर में फाइंड आउट करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/P हो जाता है। तो F का वैल्यू क्या होगा, अब P का वैल्यू तो 1 निकला, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।